आदाब, नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब लाइव में, फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सादान खान। जिस तरीके से बिहार चुनाव लगातार करीब आता जा रहे हैं, बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। सभी नेता एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में भी लगातार जाने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन 10 नवंबर को ये पता लगेगा कि कौन इस सिंहासन पर राज करेगा, कौन होगा नया सीएम। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुधांशु कुमार जो प्रोफेसर है और असद अशरफ जो कारमा के फाउंडर हैं, वो इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नेशनल इंडिया न्यूज़। शुक्रिया। थैंक यू। कुमार सर, पहला सवाल मेरा आपसे है। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, क्या लगता है आपको इस बिहार विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा आप रहेंगे? देखिए, इस बार जो है ना, बेरोजगारी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है और वो बनाने में शायद मुझे लगता है कि तेजस्वी सफल भी हो रहे हैं। और एक चीज मैं बताऊं, जब कोरोना के दौरान जो मजदूरों का पलायन हो रहा था और पैदल जब मजदूर चल रहे थे, तो उस समय सबके मन में ये था कि पता नहीं इसका बिहार के चुनाव पे आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और शायद लोग भूल भी जाएं। लेकिन पिछले दिनों जो हम लोग वॉच कर रहे हैं, जो नजर रख रहे हैं बिहार के चुनाव के ऊपर, लोगों को एक एक चीज याद है और पूरी पीड़ा उनकी अभिव्यक्त हो रही है। नीतीश जी से एकदम बड़ी नाराजगी है। तो ये दो मुद्दे, और जो आप कह सकते हैं कोड में खास की तरह जो है तीसरा चीज, जो खास करके जो कोसी बेल्ट है, और उसके ऊपर सबसे जो बड़ी दिक्कत ये है कि जो बाढ़ में या फिर जो मजदूरों के पलायन के दौरान जो नीतीश जी का व्यवहार रहा है, वो बड़ा लोगों को गुस्से में रखा हुआ है। और इसको बेहतरीन तरीके से मुझे जैसा मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि सच बताऊं तो अभी आप डिटेल्स पे आएंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन शुरुआती दौर चुनाव का शुरुआती जो अनुमान और आकलन हम लोगों का था, जिसमें हम ये मानकर चल रहे थे कि कहीं भी महागठबंधन रेस में नहीं है। लेकिन जो और जितना आकलन था कि जिस तरीके से जातीय समीकरण बिठाकर और संगठनों को मिलाकर, अलग अलग पार्टियों को मिलाकर एक अनुमान लगा लिया जाता था कि जैसे पिछले बार जेडीयू राजद मिल गया तो क्लीन स्वीप हो गया, तो इस बार बीजेपी और जेडीयू मिल रहा है तो राजद एंड कंपनी जो मतलब दूसरी पार्टियां जो उनके साथ, उनका क्लीन स्वीप होने जा रहा है। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, जो चीजें दिख रही है, वो उसके बिल्कुल उलट है। और बेरोजगारी महत्वपूर्ण मुद्दा है। युवा इस वजह से कनेक्ट कर पा रहे हैं तेजस्वी के साथ। ये पहला मेरा कमेंट्स। सर, मैं तो आगे लेना चाहता हूँ, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने भी मैदान में उतरे, चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में उतरे हैं, पप्पू यादव के साथ वो मिलकर उतरे, तो आपको लगता है कि इन लोगों का प्रेजेंस से मतलब एनडीए पर या नीतीश कुमार सरकार पर कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जहाँ तक ओवैसी की बात है और एआईएमएम की बात है, और जो अलायंस है उनका वहाँ पे सीमांचल के एरिया में और एक दो जगह फुलवारी में है कुछ, तो ये तो मुझे लगता है कि एक दो सीट्स पे कुछ असर कर सकते हैं। और उसके बाद लेकिन जो अभी रिसेंट हम देख रहे हैं ट्रेंड, हम एक हफ्ते पहले आप मुझसे पूछते तो मुझे लग रहा था कि 3-4 सीट्स पे ये असर कर सकते हैं, लेकिन अभी जो गोलबंदी है जो सीमांचल के भी एरिया में है, वो महागठबंधन के फेवर में जा रही है। जिस तरह से माहौल बदलता है चुनावी दौर में, उस तरह से माहौल बदल रहा है और लोगों को ये एहसास हो रहा है शायद कि महागठबंधन एक फोर्स है जो अब मैदान में लड़ रही है और जो बीजेपी को शायद हरा सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति थी एक हफ्ते पहले की या 10 दिन पहले की, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ डेंट लगाएगी एआईएमएम सीमांचल के एरिया में, किशनगंज के क्षेत्र में, और जहां उनके एक ऑलरेडी एमएलए हैं, लेकिन वैसा अब कम दिख रहा है। मुझे लगता है कि 1 से 2, अगर 0 से 2 सीट के बीच में कुछ वो अगर कॉन्टेस्ट पे रहेंगे तो रहेंगे, अदरवाइज मुझे लगता है कि लार्जली जो गोलबंदी हो रही है वो महागठबंधन के फेवर में हो रही है अपोजिशन वोट्स की। तो ये मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक पप्पू यादव की बात है और उनके साथ दूसरे लोगों की बात है, मुझे नहीं लगता है कि उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और ये पप्पू यादव खुद जो जीत जाए, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा असर होगा नहीं होगा।
तो लार्जली अब ये लड़ाई जो है ये महागठबंधन और एनडीए के बीच में दिख रही है, और महागठबंधन जो है पिछले 10 दिनों में बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है, और जो नैरेटिव है वो बेरोजगारी पे आ गया है। और मुझे लगता है कि वो सी वोटर का कल परसों का एक सर्वे था जिसमें 25% राइज था लास्ट सर्वे से, जो नैरेटिव है वो बेरोजगारी की ओर। तो और उस पर तेजस्वी ठीक ठाक काम कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब लड़ाई जो है वो क्लियरली एनडीए और महागठबंधन की है। बाकी 1-2 सीट्स पे इधर उधर जो हो जाए 2-3 सीट्स पे, लेकिन कोई बड़े तादाद में वोट नहीं काटने वाला है किसी का। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बात कही कि तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की अगर रैलियों में देखें तो तेजस्वी यादव की रैलियों में लोगों का हुजूम है, सभा जहां जहां वो सभा कर रहे हैं लगातार लोगों का वहां हुजूम लग रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से किसी रैली में अभी तक नहीं पहुंचे हैं कि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने हार मान ली है साफ तौर पर? ऐसा तो नहीं कहना ठीक होगा कि हार मान ली है, क्योंकि इतनी जल्दी तो चुनाव में जो एक कोalition बहुत मजबूत स्थिति में है वो हार तो नहीं मान लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो जाएंगे आगे, आने वाले टाइम में जाके कैंपेन करेंगे ये लोग। वहाँ से अमित शाह के हेल्थ को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, तो लेकिन मुझे लगता है कि ये जाएंगे कैंपेन करने। उसके अलावा अंदर से मुझे लगता है कि बीजेपी एक बहुत मतलब स्पष्ट दिख रहा है, ये तो साफ दिख रहा है कि वो नीतीश कुमार को वीक करना चाहती है, और नीतीश कुमार को वीक करने के लिए वो अलग अलग दांवपेच का इस्तेमाल कर रही है। और ये तय है कि बीजेपी चाहे जितना भी बोल लें नीतीश कुमार और बीजेपी की वो एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार को पता चल गया है कि उसको डंप करने की तैयारी कर चुकी है इस चुनाव के बाद। बिल्कुल सुधांशु सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार महागठबंधन के नेता भी आवाज उठा रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, तो आपको लगता है कि अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार को इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार आरोप भी लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी भी कराई जा सकती है, पेपर बैलेट पेपर से हो चुनाव जो इस बार का हो, तो इसे कैसे देखते हैं? नहीं, वो देखिए, इसका दो मायने है। पहला चीज तो ये है कि ईवीएम गलत है सही है, इसके कोई प्रमाणिक आंकड़े नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में जनता को ये हमेशा विश्वास में रहना चाहिए कि जो उनका चुनावी तरीका, क्योंकि लोकतंत्र का मूल है, आत्मा है चुनाव और वोटिंग का आपका जो अधिकार, और अगर जनता के मन में उस पूरे पैटर्न के, उस पूरे प्रोसेस को लेकर शक शुबा पैदा हो रहा है, तो चुनाव आयोग को आगे बढ़ के उसको बदलना चाहिए। इसमें कोई इसको इस तरीके से ना ले कि भाई मैं मानता हूं, मान लीजिए कि मैं एक पल कोई मान लेता हूं, स्वीकार करता हूं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, मैं ये मान लेता हूं। उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जनता के मन में आज मान लीजिए एक बड़ी आबादी है इस देश की जो ये मानती है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, और चुनाव आयोग बार बार ये सफाई देता है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो रही, मेरा सेंस ये है कि इंस्टीट्यूशन में लोगों का विश्वास बचा रहे, इसलिए भी चुनाव आयोग को ईवीएम को हटा देना चाहिए। अगर लोगों के मन में अविश्वास खाई बन गई है तो उसको हटाना चाहिए और उनको पेपर बैलेट के ऊपर वोटिंग कराना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा विश्वास ही खत्म होता चला जाएगा इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग के ऊपर, जो हो रहा है और लगातार दिख रहा है। आप देखिए, इसलिए मैं ये बातें, कई बार हमारे साथी कहते हैं कि नहीं आप ईवीएम के खिलाफ, सवाल ये है कि हमारे पास कोई प्रमाणिक डाटा नहीं है तो हम वैसी बातें नहीं कर सकते। लेकिन जब पूरा देश इस चीज के ऊपर लगातार बातें कर रहा है, बहस कर रहा है, पॉलिटिकल संगठन इस चीज के ऊपर शंका जाहिर कर रहे हैं, तो उसको बदल देने में ऐसी क्या आफत आ सकती है? तो ये मुझे इस एंगल से नहीं कहना कि भाई कोई पॉलिटिकल संगठन मांग कर रहा है और हार और जीत, कई बार लोग कह देते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत गई तो जो विरोधी पक्ष वो सवाल पूछता है कि अब तुम ईवीएम का सवाल क्यों नहीं उठाते, या जहां पर जो है विपक्षी जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम का सवाल क्यों नहीं उठाते, कैसे जीत गए। तो उसके अपने अपने लॉजिक और इलॉजिक का जो भी कह सकते, तर्क और कुतर्क दोनों चल रहे हैं। लेकिन मेरा सेंस और मैं जिन बातों की तरफ कहना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र की आत्मा चुनाव है। चुनाव से ही हम लोग अपने को एक ताकतवर महसूस करते हैं कि हम अपना शासक स्वयं चुनते हैं, और शासक के चुनाव में अगर ये हमारा भरोसा टूट रहा है कि हम नहीं चुन रहे, कोई मशीन जो है हमारे चुनाव को बदल दे रहा है, इसमें सच्चाई है या नहीं, लेकिन अगर हमारे या अधिकांश जनता के मन में शंका आ रही है तो चुनाव आयोग को उसको बदल देना चाहिए। ये मेरा कहना है। बदलेगा नहीं, आपको पता है, चाहे कितनी भी विपक्षी पार्टियां भी मांग करती रहें, जब तक इसको, अगर वैसे विपक्ष के नेताओं के में भी एक दिक्कत है कि वो सामान्य भाषा, मतलब सामान्य तरीके से इसको बोलते हुए निकल लेते हैं, इससे नहीं होगा।
तो उनको एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहिए अगर वो ईवीएम को बदलवाना चाहते हैं या ईवीएम से चुनाव को हटाना चाहते हैं कि चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल ना हो। जो वैश्विक स्तर पे देखने को मिला है, कोई भारत से ज्यादा तकनीकी रूप से जो दक्ष और सक्षम देश हैं वहां पर भी ईवीएम के चुनाव नहीं हो रहे। और बार बार ये आरोप लगता है, अमेरिका के चुनाव के ऊपर आरोप लगा है कि पिछले बार रसिया का इंटरवेंशन हुआ था वहां, और उसी तरह की शंकाएं जो है भारत की चुनाव पद्धति के ऊपर भी, क्योंकि एक आप देखिए एक दौर था जब भारत के चुनाव आयोग का इतना सम्मान वैश्विक स्तर पर होने लगा था कि वैश्विक स्तर पर जो छोटे देश है वो भी भारत के चुनाव आयोग से राय मशविरा करते थे कि हम अपनी चुनाव पद्धति कैसे साफ सुथरा करें। और आज उसी चुनाव आयोग के ऊपर जब इतने तरह के शक शुबा जाहिर होने लगी है तो उसको अलर्ट और सतर्क होने की जरूरत है, वो लोकतंत्र के हित में। और विपक्षी पार्टियों के लिए मेरा ये कहना है कि अगर आप ईमानदारी से चाहते हो कि ईवीएम हटे तो आपको उसके लिए स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज कराना पड़ेगा और लिखित सामूहिक ये करना पड़ेगा कि भाई अगर चुनाव ईवीएम से होगा तो हम चुनाव में भागीदारी नहीं करेंगे। और ये विपक्ष अगर जिस तरीके से कहना और मजबूती से उस पर स्ट्रांगली स्टैंड करना शुरू करेगा तब जाके ये बदलेगा, ये महत्वपूर्ण है। पर अगर आप चुनाव की बात करें, जो मैं सर ने जो कहा असद अशरफ ने, एक चीज तो पहले मैं बता दूं कि जो AIMM का है, ये ओवैसी साहब वाला मामला है, एक जगह शायद किशनगंज के आसपास का जो बेल्ट है थोड़ा मोड़ा वो इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान वोटों का जो, अगर मैं क्लियर कट बात करूं तो वो इस बार बहुत टैक्टिकल वोटिंग करने वाले हैं और उन्होंने टैक्टिकल वोटिंग करके दिल्ली में दिखाया है और वो बिहार में होने जा रहा है। वो भले वो साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पहले क्या होता था कि मुसलमान वोटर समान अन्य वोटर की तरह मुखर होते थे, उनको कोई घबराहट, उनके मन में कोई डर नहीं होता था। लेकिन इस बार वो चुप हैं, शांत हैं, वो बहुत ज्यादा अपने मन की भाव को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये मान कर चलिए कि उन्होंने पूरा दौर NRC और CA का वो पूरा दौर उन्होंने देखा है, उनके मन पे उसकी पूरी छाप है और उसका रिजल्ट ये ओवैसी, अच्छा इस बार क्या है, पिछले चुनाव तक जब ओवैसी साहब जाते थे तो उनका एक, उनकी क्रेडेंशियल, उनकी क्रेडिबिलिटी में लोगों में भरोसा था, मुस्लिम आबादी के बीच में एक भरोसा वो पैदा कर पाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत तेजी से उनका जो ये क्रेडेंशियल है, खास करके बिहार वगैरह में, और मतलब जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पर जाकर वो लड़ते हैं और एक वोट कटवा की भूमिका में जो दिखने लगे हैं, तो वो अब वहाँ के मुझे लगता है कि वो वहाँ का जो बिहार का जो मुस्लिम समाज है उस बात को समझ रहा है। तो इस बार वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने की स्थिति में नहीं हूँ, ये मैं आपको जितनी मेरी समझ है मैं बता। दूसरी बात अगर आप, मैं और जोड़ दूं, क्योंकि पिछले आपने मुद्दे की बात करी थी, और पूरे इलेक्शन प्रोसेस में सबसे बड़ा कोई लूजर है इस पूरे इलेक्शन में, बिहार चुनाव में, वो नीतीश कुमार है। बहुत ज्यादा उन्होंने 15 साल काम किया है। बिहार 15 साल पहले जहां से था, वो ऐसा नहीं है कि आप उनको पूरी तरह से खारिज कर देंगे, उन्होंने काम किया है। उनका शुरुआती 5 साल का कामकाज अच्छा था अपेक्षाकृत, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर्स जो आए थे, ठीक ठीक काम करके दिखाया था। लेकिन बीजेपी ने जो एक जाल रचा और बहुत अच्छे तरीके से जाल रखा, मुझे जहां तक लगता है नीतीश जी इस बात को समझ रहे हैं शायद, इसलिए उनके चेहरे पे वो निराशा झलकती है चुनाव में। जो उनकी रैलियां हो रही, मैं लगातार उन रैलियों को वॉच कर रहा हूँ। अभी रफीगंज वाला दूसरे चैनलों ने दिखाया है, मतलब एक मुख्यमंत्री की रैली है और 1000 लोग नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। लोग मुंह पर जो है, हमारे यहाँ इस विधानसभा से मैं आता हूँ वहां पर वो चुनाव करने गए थे, सामने सामने लोगों ने जो है पेपर फेंके हैं उनके ऊपर और जो विरोध जताया है। रफीगंज वाले में गालियां दे रहे हैं। तो ये बहुत सबसे बड़े पूरे इस पूरे कहते हैं ना कि इलेक्शन प्रोसेस का सबसे बड़ा कोई लूजर है तो वो JDU है और नीतीश कुमार। ये मेरा एक मोटा बिल्कुल सर। असद सर, मेरा चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे है कि PM मोदी को सिर्फ और सिर्फ अपने संबोधन की याद आपको नहीं लगता कि जब ही आती है जब उन्हें लगता है कि उनके सर पर खतरा मंडरा रहा है और उनकी हार होने वाली है? जिस तरीके से आज उन्होंने संबोधन किया, आपको नहीं लगता कि उन्हें हार याद इसी समय आई जब उनके सर पर खतरा मंडरा रहा है या उन्हें हार की वजह दिख रही है? हाँ, ये तो एक पैटर्न बन गया है और ये पैटर्न क्लियर दिखता है कि जहाँ भी कुछ क्राइसिस का सिचुएशन दिखता है सरकार को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, चाहे वो कोविड का इशू हो, चाहे वो इलेक्शन का दौर हो, तो ये आके, क्योंकि ये जानते हैं कि जनता का विश्वास जो है अभी भाजपा में बहुत ज्यादा तो रहा नहीं है। भाजपा में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो आज के टाइम में बहुत वोट मोबिलाइज कर पाए। और एक तरह मोदी जी ने जनता के साथ दरअसल बना रखा है और वो अभी भी है, उसको नकारना गलत होगा। तो उसके जरिए वो लोगों से बार बार किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में आके ये बताना चाहते हैं कि मैं हूँ और मैं सब कुछ ठीक करूंगा। जो दिवा वाला फिनोमेना बना रखा है उन्होंने,
तो वो चलता है, कुछ टाइम चलेगी ये सब चीजें, लेकिन बहुत लंबे दौर में जनता को बहुत टाइम तक डेविएट नहीं किया जा सकता है। जनता भी एक टाइम के बाद चीजें समझने लगती है, और ऐसे दौर में जब बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिज्म होता है तो लोग कई बार एक नेता के प्रति इस तरह आकर्षित हो जाते हैं कि वो उसकी बातों को बिल्कुल एक भगवान की बातें मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, पॉलिटिकल समीकरण बदलेगा, जनता बहुत कुछ रियलाइज कर भी रही है। जिस तरह से देश में नौकरियों का हाल है, जिस तरह से कोविड की वजह से इस देश का मजदूरों का हाल था, जिस तरह से इकोनॉमी चरमरा गई है, तो ये सब जब जनता की आम जिंदगी पे इसका असर डायरेक्टली होने लगेगा तो लोग इस जो भ्रम का एक वो पूरा वो पैदा किया है उससे निकलना शुरू करेंगे, और मुझे लगता है वो हो भी रहा है। और इसी वजह से किसी भी डेस्परेट सिचुएशन में नरेंद्र मोदी जी आते हैं और संबोधित करते हैं जनता को ये बताने के लिए, और जो उनका जनता के प्रति एक वो है, जो मैग्नेटिक रिलेशन उन्होंने बना रखा है, उसको इंटैक्ट करने के लिए वो बार बार आते हैं। लेकिन ये बहुत टाइम तक चलेगा नहीं, मतलब एक टाइम के बाद ये भी इसका असर भी खत्म होने लगेगा। चलिए सर, एक सेकंड सद्दाम, एक सेकंड मैं अभी जी सर, एक मैं लास्ट अभी जब आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं वो 6 बजे आज उनका मन की बात का जो कार्यक्रम होता, मैं मन की बात कार्यक्रम तो नहीं सुन पाया था, लेकिन वो बाद में जो है उनका वीडियो देख रहा था और उसकी टिप्पणियों के ऊपर मैंने गौर किया। आप ऐतिहासिक ढंग से और बड़े बदलाव की तरफ संकेत कर रहा है। आप में से अगर आपको एक सर्वे करना है तो आप जाके अभी मैं अपील कर रहा हूँ आपके दर्शकों से भी कि जो आज उन्होंने मन की बात का जो कार्यक्रम किया है वो वीडियो उनके ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पर भी पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के जो टिप्पणियां आ रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, वो पूरा का पूरा रेशियो पलट गया है, 80-20 का है। 80 पर जैसे पहले जब आता था तो 80% लोग समर्थन में कसीदे कसते थे और 20% लोग जो जिसको कह सकते हैं कि सनातन विरोधी लोग जो हैं वो लोग विरोध में लिखते थे या उन मुद्दों को उठाते थे जो जनता के हित के मुद्दे हैं, और जो देश के साथ जो चीजें कई सारे मुद्दों पे जो निगेटिविटी थी नरेंद्र मोदी जी के पार्ट से या बीजेपी के पार्ट से, उसको जो लोग उठा रहे थे, आज उसको जाके आप देखिए वो पूरी तरह से रिवर्स है और अब 80% लोग उनके खिलाफ लिख रहे हैं और ये कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं बड़ी संख्या में कि आपके मन की बात हमने बहुत सुन ली, अब आप देश की बात करिए, देश की जनता की मन की बात सुनिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार का जो चुनाव है उसमें बीजेपी भी कोई बड़ा गेनर होने नहीं जा रहा, और उसका जो कोविड का इनका जो पूरा मैनेजमेंट है उसमें जो 10 लाख लोग जो पैदल चलकर गए हैं बिहार, आपको 40 लाख लोग वापस गए वो तो अलग है, लेकिन उसमें 10 लाख लोग एक राज्य का, ये इतना अमानवीय घटनाक्रम जो हुआ पूरे देश के अंदर, उसका भयानक इम्पैक्ट है और पूरे देश के अंदर है। लोग कितना भी झूठ और फ्रे फैला ले, मैं आपको बता रहा हूँ वो मीटर है जिसको कहते हैं ना कि एक यार्ड स्टिक है, किसी को चेक करना है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किस तरीके से छिन भिन हो गई है और लोग कितना नाराज हैं, और खास करके युवाओं की जो टोली है जो फेस कर रही है, और उसमें भी जो मिडिल एज के लोग हैं जो रोजगार में थे, प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे थे, उन्होंने इनके फेल्योर्स का उनके ऊपर अब डायरेक्ट इम्पैक्ट होने लगा, जिसे कहते हैं कि अब आपकी जेब से पैसा निकलने लगा। अब जो तकलीफें हैं लोगों की वो उनके घर तक पहुंच गई। पहले क्या होता था कि हम दूसरे बीएसएनएल बंद हो गया तो बाकी के लोगों को कोई परेशानी नहीं है, एयर इंडिया बंद हो गया तो बाकी के लोगों को कोई परेशानी नहीं है, जेट एयरवेज के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, आम लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं और उनको राष्ट्रवाद की सीख दे रहे हैं। आज वही लोग, सबको ये महसूस होने लगा है कि ये जो खेल ये पिछले दिनों जो हुआ है और जिस तरीके से इकोनॉमी ने बिग डीप की तरफ जो दिखाया है उसका इम्पैक्ट और उसका रिएक्शन युवाओं के बीच और मिडिल एज के जो प्राइवेट सेक्टर में खास करके काम कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, जिनके जो बेचने की जो पूरी तैयारी और जो सूचना आ रही है, वो सब चीज मिलकर नरेंद्र मोदी जी के आप उस कमेंट्स में, आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप एक बार जाके पढ़िए, और पूरा का पूरा माहौल बदला हुआ है। दिक्कत केवल ये है, जैसे तेजस्वी ने जिस तरीके से पूरा चुनाव मैनेजमेंट आज की डेट में देख रहा हूँ, वो कम एज के हैं लेकिन उन्होंने पूरे इलेक्शंस को जो है फोकस कर रखा है मुद्दों के ऊपर, और वो मुद्दे हैं जो डायरेक्टली आज जनता, अब वो जुमलों का दौर खत्म हो गया है और जनता रियल मुद्दों पे बात करना चाहती है कि बेरोजगारी क्या है, शिक्षा मित्र का कैसे रोजगार ठीक होगा, नौकरियां कैसे मिलेगी, लोगों के खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा, शिक्षा कैसे सुधरेगी, स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा, जो ये देश चाहता था, जो समाज का वो प्रभुत्व तबका चाहता था कि इस इलेक्शन में इसके ऊपर बात हो, तो वो डिमांड्स अब आम जनता की तरफ से आ रहा है। तो इसलिए पूरा नरेंद्र मोदी जी का भी इमेज
बहुत तेजी से क्षीण हो रहा है, गिर रहा है, और वो लोकप्रियता जो उनकी थी वो कहीं न कहीं कम हो रही है। जो भक्ति वाला मामला था वो भी कम हो रहा है। तो ये इसका भी इम्पैक्ट बिहार चुनाव के ऊपर दिखने वाला है। बिल्कुल शुक्रिया। सर, बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से लगातार लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं कमेंट पे, इससे पहले भी ये यूट्यूब पर हुआ, लेकिन वहां से भी उस ऑप्शन को बंद कर दिया गया। अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं कि कहीं यहाँ पे भी ऐसा ना हो कि पीएम मोदी यहाँ पर भी कमेंट सेक्शन अपना पूरी तरीके से बंद कर दें या ट्वीट सेक्शन बंद कर दें कि लोग अपनी बात ही ना रख पाए। तो इसे आपको एक नजर से आपको ये कैसे देख रहे हैं आप? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जनता अपनी भड़ास निकाल रही है, तो वो निकालने में वो बंद कर रहे हैं उनका मुंह आप? नहीं, कमेंट सेक्शन बंद कर देंगे या डिसलाइक का ऑप्शन बंद कर देंगे, उससे जो जनता का, क्या मुझसे पूछा गया ना? मैं आपसे क्या मुझे बोलना है? जी सर। हाँ। तो हाँ देखिए, सर, आपसे उससे पूछा कोई गया। फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आप कितना भी कोई भी चीज को, वो एक मानसिक बनावट और बुनावट की बात है। अगर जनता नाराज हो रही है तो अगर आप वहां, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बंद करवा देंगे। लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी पहले जब लाइव होते होंगे, मान लीजिए 20,000 लोग, 25,000 लोग या लाखों की संख्या में लोग जुड़ते होंगे, देखते होंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, क्यों जो अभी अरशद जी भी कह रहे थे और मैं भी कह रहा था कि भाई लास्ट 10 डेज में बिहार का चुनाव पूरी तरह से बदल गया। क्या होता है कि जनता जब रैलियों में आती है या कोई सभा में आती है, तो एक होता है कि जो लाई हुई जनता होती है, जो जिसको खरीद कर लाया जाता है, बसों में बिठा कर लाया जाता है, पैसे देकर लाया जाता है, उसका जोश और उत्साह जो होता है वो बिल्कुल फीका सा होता है। वो एक फॉर्मेलिटी करता है कि मुझे आज 500 रुपये एक दिहाड़ी मिल गई और मैं जो है आया और भीड़ का हिस्सा बना और चला गया। आप नरेंद्र मोदी की 2014 की रैलियां उठाकर देखिए, और 2014 की इवन देन 2019 में भी वो जोश और उत्साह जनता में कम दिखता है। अलग बात है कि वोटिंग में वो एक अलग रिफ्लेक्शन वहां दिखाई पड़ता है, उसकी वजह है, उस पर आज शायद नहीं हमको जानना चाहिए। लेकिन जो 2014 में जो लोग आते थे, जो दर्शक आते थे, जो श्रोता आते थे सभाओं में, नरेंद्र मोदी की सभाओं में, उनमें एक भावना था, एक इमोशन था नरेंद्र मोदी के प्रति, और वो उनको अपना मसीहा के रूप में देख रहे थे कि ये व्यक्ति अगर आएगा तो जो 10 सालों में या 700 साल, जो 70 साल का नारा गिनाया जाता था, उन 70 सालों में जो कांग्रेस से नाराजगी उभरी थी, उस नाराजगी का कोई न कोई एक समाधान के रूप में लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे थे। ठीक है, और वही जोश और उत्साह आज जो है तेजस्वी की रैलियों में लोगों में दिखता है, जब लोग, मतलब रोरिंग है, पूरा शोर शराबा, तेजस्वी जिंदाबाद, और वो सारी चीजें आपको दिखता है, और वो नेचुरल उत्साह के जैसा लगता है। वो ज्यादा, वो चीजें जो है एक तरह से वही 2014 की जो रैली नरेंद्र मोदी की है, वही 2020 में आज तेजस्वी की रैलियों में दिखने लगा। तो इसलिए जो कह रहा हूं कि आप कमेंट्स बंद कर दीजिए, डिसलाइक बंद कर दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो और ज्यादा नुकसानदेह होगा इस मायने में कि जो जनता की नब्ज है, या जनता की जो नाराजगी है, या जनता जो को मांगे हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी लालसाएं हैं, उससे वाकिफ नहीं हो पाएंगे नरेंद्र मोदी। और इनके जो चैनल्स हैं, जो चाटुकारिता करते हैं, वो बहुत दिन तक, देखिए, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। पिछले 10 सालों में या 6 सालों में, 7 सालों में भारत की मीडिया ने जो किया, वो इससे ये लगने लगा था कि शायद जनता तक रियलिटी नहीं पहुंच पाई। लेकिन मैंने जैसा कहा शुरुआती दौर में कि जब पैकेट आपका खुद का जेब कटने लगेगा, जब लोगों तक डायरेक्टली इंपैक्ट पहुंचने लगा, जो पहुंच रहा है, तो वो सारा मीडिया का वो इंपैक्ट और वो झांसाबाजी, वो सारी चीजें खत्म हो रही हैं। और अब ये कुछ भी कर लें, कमेंट्स और डिसलाइक की टिप्पणियां बंद करने से, हाँ, माहौल अगर अभी नरेंद्र मोदी जी के पास 4 साल टाइम, उस माहौल को बदलने का जो तरीका हो सकता है कि वो आर्थिक फ्रंट, चूंकि मेजर फ्रंट हो गया आज के डेट में, सारी चीजें, पहले था ना कि हिंदू मुसलमान कर देना, धार्मिक उन्माद फैला देना, जातीय चीजों को आप जो है फोकस में लेकर आए, 2 जातियों को आपस में भिड़ा दिया, वो सारी चीजें पहले प्रोमिनेंट होती थी, है ना, गौ रक्षा के नाम पर, और जो मॉब लिंचिंग और सारी चीजें। आज आप देखिए कि ये जब इस तरह के विमर्श को लेकर आ रहे हैं, तो जनता इनके खिलाफ रिएक्ट कर रही है। पहले जनता उसका समर्थन करती, तो आप चाहे कितना भी रोक लीजिए, अब वो प्रोमिनेंट हो चुका है, क्योंकि आर्थिक चीजें जो होती है वो प्राइम में आना ही आना है। जब व्यक्ति को डायरेक्टली हिट होने लगता है, तो वो प्राइम मुद्दा बनेगा, और जो बन चुका है। तो बिल्कुल, आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूँ सर। मैं आपके पास आना चाहूंगा एक आखिरी सवाल चलते चलते। जिस तरीके से सर ने बात कही कि रैलियों में लगातार सभाएं वहां पर जुटती जा रही है, लगातार भीड़ आ रही है,
अब एमपी में अगर जिस तरीके से कल बीजेपी की रैली थी, वहां पर एक किसान की मौत हो गई, लेकिन वो रैली लगातार वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना भाषण जारी रखा। तो आपको नहीं लगता कि अपने फायदे के लिए वहां पर भी किसान को मरने के लिए रैली में पड़ा रहा, लेकिन सिंधिया ने उनकी तरफ एक नजर उठा के तक नहीं देखी? आपको लगता है कि बीजेपी सिर्फ अपना फायदा देख रही है? हाँ, मतलब इंसेंसिटिविटी की हद हो सकती है कि आपकी रैली में कोई किसान मर रहा है और आप किसानों को एक इलेक्टोरल मुद्दा ही बनाते हैं। आप बोलते हैं आप किसानों के हक के लिए काम कर रहे हैं और एक किसान आपकी रैली में मर जाता है और आप रैली को कंटिन्यू करते हैं। तो दिखाता है कितने इंसेंसिटिव हैं और कितने वोट के लिए वो, उस भीड़ के लिए वो एक आदमी, एक किसान की जान मायने नहीं रखती है। तो ये तो बिल्कुल साफ दर्शाता है, चेहरे पे नजर आने वाली चीज है, इसमें कोई कमेंट करने की तो जरूरत है नहीं। चलिए सर, जिस तरीके से हमने सरकार से कुछ अपील हमारे चैनल के माध्यम से। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार से क्या, सरकार से तो यही अपील होनी चाहिए कि सरकार जनता के लिए काम करे। कोई भी सरकार हो, वो ये धर्म की राजनीति, जात की राजनीति से ऊपर उठकर जनता के लिए काम करे, इस देश को मजबूत करे, इस देश की इकोनॉमी को मजबूत करे, इस देश की आर्थिक व्यवस्था को अच्छा करे, इस देश की नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करे। तो जनता की तो यही उम्मीदें होते हैं सरकारें से। ये तो सरकार होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो अलग अलग कारणों से, अलग अलग वोट बैंक के रीजन से, अलग अलग तरह के डिविजन्स क्रिएट करती हैं इस समाज में और उसको एक्सप्लॉइट करती हैं। तो जनता, सरकार से बस यही अपील है कि जनता के हित में काम करें। और अगर आप बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेके चलने की बात, तो वो आपके एक्शन में ट्रांसलेट होना चाहिए, ना कि आपकी जबान पे होना चाहिए। आप दुनिया को ये बताने के लिए मत बोलिए कि सबका साथ और सबका विकास सब करेंगे, आप एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। और आप जो ये दोहरी नीति है, आप जो दो तरह की बातें करते हैं कि एक तरफ बोलते हैं सबका साथ है, सबका विकास है, और दूसरी तरफ देश में डिटेंशन कैंप्स बनाते हैं और एनआरसी जैसे ड्रैकोनियन लेजिस्लेशंस लेके, सीए जैसे ड्रैकोनियन लेजिस्लेशंस लेके आते हैं, तो वो तो दिखता है कि सरकार जो है एक क्लियर एजेंडे के साथ काम कर रही हो। वो एजेंडा जो है संविधान के खिलाफ है। वो एजेंडा जो है एक ऐसी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है जो एक दौर में बहुत सारे ज्यूज के हत्या के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे लगता है कि सरकार से यही अपील है कि सरकार जनता के लिए काम करे और सरकार ये समझ जाए कि बहुत टाइम तक जनता को मिसलीड नहीं किया जा सकता है। और हिंदुस्तान एक बड़ी डेमोक्रेसी है। अगर किसी भी गलतफहमी में लोग रह रहे हैं कि इसको क्रम्बल डाउन किया जा सकता है बुरी तरह से, और जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक कल्चर है, डाइवर्सिटी का कल्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो वो बहुत आसान नहीं है। अगर ये सरकार सोचती है कि पूरी तरह से डेमोक्रेसी को क्रश करके एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन जाएगी, वो तो यही सरकार से बस कहना। सुधांशु सर, आप अपील करना चाहेंगे सरकार से या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो हर सरकारों से, देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 नारे बहुत पुराने हैं और उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और भाईचारा, ये 6 चीजें इस देश को, किसी भी लोकतांत्रिक देश को चाहिए और काम इसके ऊपर होना चाहिए। और अभी क्या हो रहा है, ये लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। अभी तो हम बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ के ये जो मिनिमम चीजें हैं कि न्यूनतम रूप में जो शिक्षा सबका हक है, इस देश के हर गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा बच्चा जो है, जो स्कूलों में पढ़ने जाता है, उनको स्कूल की जो मिनिमम स्टैंडर्ड स्कूलों में मेंटेन हो, जो नहीं हो रहा। बिहार सरकार में आज जो नाराजगी है क्या है, पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था को नीतीश जी ने बर्बाद कर दिया, जिस तरह की नियुक्तियां और सारी चीजें हों। उसी तरीके से स्वास्थ्य का कोई मतलब ही नहीं है। आप सरकारी, जिसके पास भी थोड़ा भी पैसा है वो कोशिश करता है कि वो जो है सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में ना जाए, और एम्स और जैसी संस्थाओं को छोड़ दिए तो जिसकी थोड़ी विश्वसनीयता बची है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज, रोटी, कपड़ा और मकान के ऊपर आज संकट है कि आपको रोज 2 जून की रोटी पूरी हो पाएगी कि नहीं, उसका संकट जो है लोगों के सामने अगर आ गया। लोगों को ढंग के कपड़े, ये इससे हम बहुत आगे निकल आए थे, कम से कम हमारी ये दावेदारी होने लगी थी। आप याद करिए, फूड सिक्योरिटी बिल इस देश में बनाया गया कि कोई व्यक्ति अगर भूखा मरेगा तो उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिम्मेवार होगा। उस देश के अंदर जो है पूरा का पूरा विमर्श बदल के कहीं और लेके चला जाएगा। तो हम इससे यही निवेदन है कि भैया, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार है तो उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और भाईचारे के ऊपर काम करना चाहिए, तभी कोई लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक देश जो है मजबूत होगा। और उसी की ताकत नहीं तो आज इस तरीके का हालत भारत का बना हुआ है कि आप बांग्लादेश से पीछे जा रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये।
तो ये हम अपील करना चाहते हैं सरकारों से कि आप इसके ऊपर जो रियल मुद्दे हैं, जिंदगी से जुड़े हुए रोज के मुद्दे हैं, आप बहुत दिन तक झांसा और झूठ बोल के नहीं राजनीति कर सकते। इतना कमजोर नहीं है भारत का लोकतंत्र, और भारत की भाईचारा भी इतना कमजोर नहीं है। आप थोड़े दिनों के लिए बहका सकते हैं लोगों को, लेकिन वो बहकाने को जब लोग समझ जाएंगे तो वो बहुत जल्दी से अपने रंग में आ जाएंगे। भारत ऐसे ही नहीं इतने दिनों से मजबूत देश के रूप में रुका हुआ है, उसमें कुछ क्षमता और कुछ उसकी अंदर गहराई है उन चीजों को, तो उस चीज को लोगों को समझना। जी बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। जब असलियत सामने आ जाएगी, जनता सबक सिखाएगी। आप दोनों का नेशनल इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब ये आने वाले नवंबर को पता लगेगा कि बिहार की जनता पर कौन काबिज होगा, जनता को लुभाने में कौन सफल होगा। तो फिलहाल इस यूट्यूब लाइव और फेसबुक लाइव में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना